This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज से 2 या 3 साल पहले हमारे मुल्क में एक तब्दीली आई, सियासी तौर पर हुकूमत चेंज हुई और जो नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए 2018 इलेक्शन में, उनका ताल्लुक़ चूँकि क्रिकेट से था और वो बल्कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट को समझने वाले शख्स थे और उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बैरूनी दुनिया में ज़्यादा खेली और जो बाहर का एक सेटअप था, जो स्ट्रक्चर था, वो उनके माइंड सेट एक बन चुका था कि पाकिस्तान में भी वैसा ही सेटअप क्रिकेट का होना चाहिए। और वो इससे पहले भी जब पॉलिटिक्स में थे और क्रिकेट के हवाले से बात करते थे तो एक उनका विजन नज़र आता था, एक उनकी सोच या अप्रोच नज़र आती थी कि जिसके अंदर वो बार बार अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की, मुकम्मल तौर पर इसमें इनकलाब बर्पा करने की बात करते थे। और उनसे फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली गई कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो डेफिनेटली ही विल डू समथिंग एक्सेप्शनली फॉर क्रिकेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि इन्होंने आने के बाद जब एहसान मानी को अपॉइंट करवाया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद फिर उनको फुली इख्तियार दिया और उनकी रजामंदी से फिर मोहम्मद वसीम ख़ान जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए आपके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, और उसके बाद फिर हमने चूँकि एहसान मानी के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, माजी में वो आईसीसी के चेयरमैन भी रह चुके थे, पाकिस्तान का जो सेटअप था उसको भी रन कर चुके, तो उनको देखते हुए और प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच थी क्रिकेट के हवाले से, उसको देखकर ये लगता था कि हो सकता है कि अब ऐसे इक़दामात या ऐसे स्टेप लिए जाएंगे जिनसे हमारी क्रिकेट में बेहतरी होगी। लेकिन हमने क्या देखा कि उन्होंने आते साथ ही इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ख्वाहिश पर जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, जिसका एक निज़ाम था कि हमारे यहाँ 2 लेयर्स थी, एक को आप कह सकते हैं कि एक आपका जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन थी ये थी और दूसरी आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। उन्होंने उसको डिपार्टमेंटल क्रिकेट को टोटली वाइप आउट किया, ख़त्म करवाया और उसके बाद सिर्फ रीजनल क्रिकेट को या स्टेट लेवल की क्रिकेट को मुल्क में एज अ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अप्लाई करवाया। तो अब उसके बाद से बेशुमार ऐसे क्वेश्चन हैं, बेशुमार ऐसी बातें हैं जो कि उसको लेकर की जा रही हैं, की जाती रही हैं और अभी भी उनका तज़किरा चल रहा है कि आया ये सिस्टम कामयाब है या फ्लॉप है या इसका मुस्तकबिल में कामयाब होने का कोई इम्कान है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए एक मरतबा फिर हमारे एनालिस्ट अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं और डायरेक्टली हम प्रोग्राम को बजाय इधर उधर की हम उसमें तमहीद बांधें, डायरेक्टली आपसे मेरा पहला सवाल यही है, जो नया डोमेस्टिक सेटअप लाया गया है आप उससे कितने के सहमत हैं, क्या समझते हैं, ठीक है ये न्यू डोमेस्टिक सिस्टम इज़ अ टोटली फेल। और सबसे पहले इस मुल्क में बात की गई, मैं सबसे पहले आके रोज़गार दूंगा। एक क्रिकेटर ने बात की, सबसे पहले आके रोज़गार दूंगा, और उसी क्रिकेटर ने आके सबसे पहले हज़ारों क्रिकेटर्स को आके बेरोज़गार कर दिया। आज वो रेडियाँ लगा के सड़कों पे खड़े हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, कोई किताबों की दुकान पे खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंचर लगा रहा है बैठ के। हकीकत बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल हमें हंसी भी आएगी इस बात पे, नहीं, ये फैक्ट है, ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं क्रिकेटर्स को एक सिंध के उसको पंचर की दुकान पे बैठे देखा गया। आप सिंध की एक बात कर रहे हैं, मेरे जहन में भी आया, बाबर आजम के जो कोच हैं, बाबर आजम ने कुछ अरसा पहले उनको चावल और चनों की रेडी लगाते हुए देखा, बड़ा दुख भी उनको हुआ, हालांकि वो डोमेस्टिक कोच थे जी। तो क्या ये तब्दीली लेके आनी थी इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीतने की? चलिए, ये तो एक आपने इसका जो फ्रंट एक जिसको हम कह सकते हैं वो अपने व्यू दे दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एनालिटिकल व्यू में बात करना चाहेंगे ताकि हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो कि बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर जो इससे पहले हमारे मुल्क में राज था। क्योंकि जिस तरह हमने अभी इंट्रो में भी मुख्तसर बताया कि पहले हमारे यहाँ 2 लेयर्स सेटअप था कि एक हमारे पास रीजनल क्रिकेट थी, यानी कि हर रीजन की अपनी एक टीम थी, जितने बड़े रीजन थे हमारे, और उसके साथ हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। और हमारे मोस्ट ऑफ दी जो लेजेंड प्लेयर्स हैं, या हम वैसे भी अगर प्लेयर्स की बात करें तो हमेशा वो डिपार्टमेंट से आए जी। नो डाउट कि वो उनमें से अक्सर टैलेंटेड अंडर 19 से या सिटी से उभरते थे, लेकिन उनको ग्रूम करने में, उनको जॉब देने में डिपार्टमेंट आगे आगे होता था। खुद इमरान खान साहब PIA की जानिब से क्रिकेट खेलते रहे, डिपार्टमेंट की पैदावार है ये भी। तो और अब हमने क्या किया कि इस नए स्ट्रक्चर के अंदर
जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसको टोटली वाइप आउट कर दिया। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको इस सेटअप के बारे में बताएं कि क्या डिफरेंस है दोनों सेटअप में। सुबह में बात को आसान करते हैं, बात को मुश्किल नहीं करते हैं। आसान सी बात है, हमेशा टैलेंट आएगा गरीब घर से, अमीर घर से क्रिकेट में टैलेंट नहीं आएगा। बिल्कुल। जो एसीओ में सोने वाले हैं ग्राउंड में जाके वो क्यों अपना पसीना निकालेंगे? टैलेंट निकलेगा गरीब घर से। गरीब घर से सबसे पहले गरीब सोचता है अपनी रोटी की, कि मैंने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, मैंने अपना पेट पालना है, माँ बाप का पेट पालना है, घर चलाना है। अब वो देखता है डोमेस्टिक भाई ऐसे है, स्टेट की टीम है और स्टेट में अगर 1000 बंदा लगाओ तो मेरा नंबर कब आएगा? ठीक है, पहले का स्ट्रक्चर था डिपार्टमेंट और रीजन्स, चांस ज़्यादा था, डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा था, यार हाँ मैं परफॉर्म करूँगा, नौकरी पक्की है, अपना शौक़ भी पूरा करूँगा क्रिकेट का, नौकरी तो है ना, इसी अपने शौक़ की बेस पे मुझे आगे जाके नौकरी मिलेगी। अब वो जाके खेलता है क्लब, 300 रुपये घर लेके जाता है वो। 300 रुपये में जो खान साहब ने महंगाई की है, 300 में तो वो बेचारा आटा दाल भी नहीं ले सकता, वो क्यों खेलेगा क्रिकेट? वो कहेगा यार इससे अच्छा मैं कोई हुनर सीख लेता हूँ, तो मैं हुनर की 1500 दिहाड़ी लगा जाऊंगा, माँ बाप का पेट तो पालूंगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अच्छा, ये तो एक मतलब आपने चूंकि इजी करके इसको क्लियर कर दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि खुले और साफ लफ्जों में आपने बता दिया ये डिफरेंस कि डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आपको उसी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लाना चाहूँगा कि इस सेटअप का जब हमने इसको मुल्क में राइज किया तो दावा ये किया गया था कि चूँकि हमारा जो 2 लेयर सेटअप है जो इससे पहले हमारा रहा, उसमें बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की एक तादाद है रीजनल और डिपार्टमेंटल मिलाकर। और बल्कि ये सिर्फ कोई अब की बात नहीं है, ये मतलब सदर मुशर्रफ के ज़माने से ही, जब लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया को लाया गया था, उस ज़माने से ही इसके ऊपर कार्रवाई शुरू थी कि आया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रीजनल क्रिकेट के साथ जम करके एक सेटअप के तौर पर रन किया जाए, या कि अपनी रीजनल क्रिकेट को अलग कर दें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को अलग कर दिया जाए। कार्रवाइयाँ चलती रही लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो सकी। और अब जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो दावा किया गया था कि हमने क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना। हम इनको अगर हमने जिस तरीके से भी, आप सबको पता है कि 6 आपके पास अब सिर्फ रीजन्स की टीमें बच गई हैं। नो डाउट कि हमने पूरे पाकिस्तान से जितने भी आपकी एसोसिएशन थी वो तकरीबन 90 के करीब एसोसिएशन आपकी बनती हैं, आपने उनको इनके साथ जो है वो जम कर दिया। नॉर्दर्न की टीम है आपके पास, चारों आपके जो प्रोविंस हैं उनकी टीम है, 6 टीमें आपने जो बनाई हैं। तो अब समझते हैं कि क्या जो आपने जो क्वांटिटी कम की है तो उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी? जो दावा किया गया था कुछ नज़र आया ऐसा? इस मुल्क की ज़बान में आबादी कितनी है? देखें 22-23 करोड़ तो नो डाउट है, अगर हम आबादी जो अदाद-ओ-शुमार पेश की जाते हैं 22-23 करोड़ आबादी है। कितने 70% नौजवान हैं? बिल्कुल है। 70% में से आप हाफ लगा लें, कितने बने? 35 बने। 35% कितना बना? 24 करोड़ का कितने करोड़ बनता है? करोड़ों में जाती है ना बात। तो अगर 35 में भी क्रिकेट का शौक आगे जाना चाहते हो वो, तो क्या उनके लिए 6 टीमें इनफ हैं? इन लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती कि इतनी हमारे यूथ खड़ी है पीछे, उनके लिए 6 टीमें क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया का आप सिस्टम लेके आया, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ 24 करोड़ में इनको फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर उनके नौजवान भी तो कम है। यहाँ पे इतने अगर 2 करोड़ भी आप लगा लें, कम से कम चले 2 छोड़ें, 50 लाख लगा लो आप। 50 लाख के लिए 6 टीमें इनफ है? 90 एसोसिएशन क्या करेंगे 50 लाख नौजवानों के लिए? देखिए एसोसिएशन का तो फिर वैसे ही बड़ा गर्क तब हो जाना है जब आपने ऊपर तो 6 टीमें है ना, और एक टीम में आप 11 से ज़्यादा, अब नीचे जितनी मर्जी आप एसोसिएशन बना लें, जिन्होंने आपका फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक खेलना है, इससे पहले अभी तो 6 एसोसिएशन हैं। पिछले स्ट्रक्चर में आपके पास 32 टीम्स थी जी, 32 टीमों का आपके पास 16 रीजन थे और 16 आपके पास डिपार्टमेंट थे। कहाँ 32 टीमें और कहाँ 6 टीमें? आपने 90 एसोसिएशन तो बनाई हैं बॉटम लेवल पर, खिलाड़ियों ने खेलना है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर टॉप पे आके। तो वो जो इतना सारा खिलाड़ी जो प्लेयर था, या तो फिर आप ये करते, है तो फनी बात, लेकिन अप्लाई कर देने में क्या आ रहा था, 22 खिलाड़ी कर देते एक टीम में। सुभान भाई 32 और 6 डिफरेंस सुनने की बात है। 32 और 6, देखिए इसको आप जमीन आसमान का डिफरेंस कह सकते हैं। 32 और 6 दुगने से भी ज्यादा फर्क है। बिल्कुल 12 और 24 32
आप सोचें कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। अब उसमें से आपको बेरोज़गारी की तरफ एक और बात मोड़ता हूँ, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। अगर 50 क्रिकेटर भी टैलेंटेड ज़ाया हुआ है, बेरोज़गार हुआ है, 50, नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। अगर 50 भी बेरोज़गार हुए हैं, उन 50 में से 25 भी अगर निकल आते और हाईली टैलेंटेड पाकिस्तान को सर्व करके, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी आगे जाती। समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात कर दी है हमने, तो ये अब बात समझना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ये, अब मैं ये वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। देखिए, मैं बल्कि यहीं पे अपना सवाल भी चूंकि इसी से मुतालिक है, मैं इसको थोड़ा सा पुटअप कर दूं, फिर आप आराम से इसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए, दावा ज़ाहिर है कि बुलंद व बांग दावे तो फिर एक ख़ास रहा है हजरत का। दावा ये भी किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होती, उनकी स्टेट होती है। स्टेट का अपना ऑटोनमस बॉडी है, वो सारा सेटअप खुद चलाते हैं। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सारी मैनेजमेंट उनकी इंडिविजुअल होती है। और उस सेटअप को देखते हुए खान साहब को लगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सेटअप चल सकता है। फिर इसी तरीके से चूंकि वो इंग्लैंड के अंदर एक तवील अरसा क्रिकेट खेलते रहे, नो डाउट कि इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग, ताहम सबसे अलग स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लैंड का सुमान भाई अलग है, वेल्स का अलग है, फिर जब उनके खत्म हो फिर उनका मर्ज होता है, फिर उनका सीजन चलता है, वो बहुत अलग है। फिर उनके यहाँ एक ये भी तो है ना कि वो एक काउंटी सेटअप है कि पूरी दुनिया से उसमें खिलाड़ी आते हैं, उसका एक लेवल, फिर उसमें जो आप बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन मिसाल उसकी भी दी जाती थी क्योंकि वहाँ भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होती, रीजन वहाँ पर नहीं कहते, वहाँ उसको जो है काउंटीज़ कहा जाता है, और काउंटीज़ की अपना सेटअप है और मुकम्मल तौर पर वो आज़ाद बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो उनका इसी भी है, वो सिर्फ उनको उस सेटअप में लाने या उससे निकालने का एक हकदार होता है, उसके अलावा बाकी सारे मामलात उनके पर्सनल होते हैं। अब वो सेटअप उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ग्राउंड रियलिटीज़ में जो काम करता रहा, आप समझते हैं कि इस जगह पर, इस मुल्क में, जिस तरह आपने ख़ुद 22 करोड़ आबादी की बात की है, और ये तो वो आबादी है ना जो कि शुमार पेश की जाती है। बहरहाल अगर इस पर भी इत्तफाक करें तो क्या समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी थी या इसके पीछे लॉजिक क्या थी? सुमान भाई, ब्लंडर था बहुत बड़ा। कोई लॉजिक तो होगी ब्लंडर के पीछे, या इलॉजिकल बस कोई बताऊं सिर्फ आपको क्या है? सिर्फ जिद है इस चीज़ के पीछे कि मैंने अगर ये करना है तो मैंने करना है। मिसाल दे रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। उस्मान बुज़दार को मैंने नहीं हटाना तो मैंने नहीं हटाना। क्रिकेट का स्ट्रक्चर मैंने चेंज करना है, मैं फिर यहीं पर थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, नहीं हटाना। मिसबा आए, बोले, हफीज़ बोले, अज़हर बोले, जावेद मियांदाद मुझे बोले, कोई बोले मैं सबसे बड़ा लेजेंड हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। जावेद मियांदाद उनसे टैलेंट में बड़े ज़्यादा लेजेंड है। उन्होंने स्पेशल जाके उनको बोला कि तुम गलत कर रहे हो, किसी की नहीं सुनी। उसके साइड इफ़ेक्ट अब आ रहे हैं ना, आगे भी देखिएगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा सिस्टम, नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको। लेट्स सी, जाहिर है कि अब एक नया दोबारा डिपार्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा सुभान भाई। अच्छा, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि नो डाउट का डिपार्टमेंट का जो रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाने में, उसको प्रॉस्पर करने में, खिलाड़ियों को डेवलप करने में, वो बहुत बहुत बड़ा रोल है। 90% जिस तरह हमने बताया कि खिलाड़ी डिपार्टमेंट की ही पैदावार है। जितने भी अच्छी सी अच्छी आपकी अकेडमीज़ हैं, वो रीजन के पास तो अकेडमीज़ की सहूलियात ही नहीं होती, वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। असल में सुभान भाई, डिपार्टमेंट में ना आपके पास पीस ऑफ माइंड है, पैसों का, करियर का, जॉब का, रिलैक्स होके खेलते हो आप, आपको टेंशन कोई नहीं होती। आपको ये कम से कम पता है कि अगर, क्योंकि एक साल के अंदर 30 या 35 खिलाड़ियों को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और एक वक्त में खेलने वाले जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं वो 1200 से 1400 के करीब खिलाड़ी हैं जो आपको खेल रहे हैं। अब 35 खिलाड़ियों का आपने एक साल के लिए दे दिया डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का। अब जो बाकी 1100 खिलाड़ी हैं आपके, उनको तो इनसिक्योरिटी एक साल के लिए हो गई ना, कि जाहिर है जो उनको डोमेस्टिक में इनकम मिल रही है वो या तो उससे घर चला लें या फिर तवज्जो के साथ क्रिकेट खेल लें। तो डोमेस्टिक में जो ये सेटअप लाया गया, ये ना सिर्फ आप समझते हैं कि ये कत्ल है खिलाड़ियों का माशी, बल्कि उनके टैलेंट को भी इस वजह से नुकसान पहुंचेगा। सुभान भाई, मैं तो हैरान हूँ, आप और मैं स्टूडेंट भी नहीं हैं उनके, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, हम क्या हैं उनके आगे? कुछ नहीं है। उन्होंने क्रिकेट खेली, इतने साल खेली, इतनी समझ रखने। अगर हम लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कि प्लेयर के साथ ये होगा क्रिकेट, उनको ये सब बात समझ क्यों नहीं आई? जबकि उनको समझाने वाले
सैकड़ों लोगों ने बोला है कि ये चीज़ गलत है वो, लेकिन वो अच्छा फिर ये जिद्दी होता है आदमी ना, अड़े अच्छा, हुए हैं वो। अच्छा फिर ये भी होता है ना, एक तो पता नहीं क्यों उनको ये लगता है कि जिस तरीके से हमने 92 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत लिया, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप जिस तरह हमने जीता, वो एक आधी बार हो जाता है सुभान भाई ठीक, लाइफ में, मतलब that's not a उनको big ये deal। क्यों लगता है कि बस उस तुक्के के हिसाब पर या उस एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं हर तरह ब्लंडर करता जाऊं और वो ब्लंडर मेरे ठीक होते जाएंगे, क्यों लगता है उनको? ऐसे में धोनी ने योगिंदर शर्मा को ओवर दिया था फाइनल में 2007 में, तो उसने जितवा दिया, तो क्या 2016 में विराट कोहली भी जितवा देता सेमीफाइनल? उसने फाइनल जितवाया, विराट कोहली ने हरवा दिया, वो कामयाब हो गया, वो नहीं हुआ। एक लाइफ में एक आधी बार ऐसा हो जाता है, पूरी लाइफ ऐसे नहीं चलती ना, पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू विद योर टाइम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन उनको समझ, मैं यही बल्कि आपसे भी बात भी कर रहा था कि देखें, तजर्बा करना बुरी बात नहीं है जी बिल्कुल। अगर आपके पास इतना बड़ा पीछे से एक माइंड सेट है, आप क्रिकेट को समझते हैं, आपने सारी चीज़ें यकीनन, चलिए ठीक है सुभान भाई, थोड़ा माजरत, तजर्बा करना था, कर लिया, 1 साल 1.5 साल 2 साल, मैं बिल्कुल इसी तरफ लेके आ रहा था। साइड इफेक्ट आ रहे हैं ना, तो आपको टाइम में आप करें चेंज, क्यों? यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि तजर्बा आपने कर लिया, लेकिन जब आपने उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख लिए, रिजल्ट वैसा प्रोड्यूस नहीं हुआ, ना परफॉर्मेंस में बेहतरी आई, टीम जिस तरह पहले खेलती थी, इंडिविजुअल खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे आप जीतते हैं, कभी आपने कलेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर मैच नहीं जीता जहां हर खिलाड़ी ने अपना फील्डिंग में, बॉलिंग में, कीपिंग में, बैटिंग में, कैप्टनसी में हिस्सा डाला हो। बहुत कम ऐसा मौका आता है। वही आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वही आपके खिलाड़ी जो पर्ची सिस्टम के जरिए आते थे, अभी भी वही आ रहे हैं। तो जब आपका तजर्बा फ्लॉप हो गया, तो अब क्या ज़रूरत है कि भाई इसको मैंने नहीं चेंज करना? सुभान भाई कोई है उनको पता ही नहीं क्रिकेट का कोई कुछ, वो अपने मसलों में इतने फंसे हुए हैं, जाहिर है उनकी तवज्जो यहाँ तो है ही नहीं। यकीन करें, हर बंदा आज़ाद है, रीजन्स में, एसोसिएशंस में, उनको पता है हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे पीएम को फिगर्स गंदुम के 2 साल बाद पता लगते हैं कि क्या थे क्या नहीं थे, तो उनको अपने उनके मसले ख़त्म होंगे तो वो क्रिकेट की तरफ देखेंगे ना। क्रिकेट को कौन पूछता है? अभी वो मुल्क चला रहे हैं, ठीक है, अब क्रिकेट वाले दोबारा वही वो अपने मौज कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला ना है, ना आगे कभी होगा। जी नाज़रीन, जहाँ पर एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल इठे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे, जो उसको नाफिज करने के बाद क्रिकेटर्स का नुकसान हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी सुबकी हो रही है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। उसी टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अली, यहाँ पर मैं आपसे ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस सेटअप के अंदर नज़र आई, जो मुझे ज़ाती तौर पर अच्छी लगी, आपसे उस पर ओपिनियन ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं? देखें, हमारे यहाँ जो एक चीज़ हमेशा से सिलेक्शन का इशू रहा ना, वो ये रहता था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनती थी, उसमें एक चीफ सिलेक्टर होता था, 3-4 उसके साथ खिलाड़ियों को अटैच किया जाता था, और स्टैट्स की बुनियाद पर जो डोमेस्टिक में आपके मैचेस होते थे वो उनको स्टैट्स भेजे जाते थे, और उसकी बुनियाद पर आपके खिलाड़ी सिलेक्ट होते थे। या बहुत भी अगर हम बात कर लें तो फाइनल मैचेस देखने के लिए आपका सिलेक्शन स्टाफ आता था। या ये भी हमने देखा कि अगर वो मौजूद है भी सही, आपके हर वेन्यूज़ के ऊपर मैच हो रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, जब फर्स्ट क्लास आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी चलती है या आपका ODI कप चलता है,
तो कराची के अंदर 4 ग्राउंड के ऊपर KRL है, नेशनल बैंक है, नेशनल स्टेडियम का ग्राउंड है, ठीक है। 4 जगहों पर ये मैच, स्टेट बैंक का ग्राउंड है, 4 पे चलते हैं। फिर इसी तरीके से कासिम ग्राउंड में हो चुका स्टार्ट, वहाँ पर मैचेस हुए हैं, पिछले से पिछले आपके उसमें हो चुके हैं मैचेस। और वहाँ T20 तो उनका रमज़ान T20 पोर्ट कासिम खुद होस्ट भी करता है। इसी तरह पूरे मुल्क में जिस तरह हमने बात की कि 16 रीजन में क्रिकेट होती है, वहाँ रीजनल टीमें होम ग्राउंड पे खेलती हैं। अब 4 या 5 बंदों के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा कोई उनको कोई करामत है या कोई ऐसी चीज़ हम बात करें कि वो बैठे कराची में हो और पूरे पाकिस्तान के मैचेस वो वहाँ से देख रहे हैं। नतीजतन जो टीम बनती है, हमेशा उस पर यही इतराज़ रहा कि ये स्टेट बेस बनती है, क्वालिटी या परफॉर्मेंस बेस पर टीम नहीं बनती। इस सेटअप के अंदर इन्होंने एक सेटअप ये लेके आया कि हर रीजन से हर स्टेट से 3 सिलेक्टर होंगे, 1 फॉर अंडर 19 टीम, 1 फॉर जो आपका रीजनल लेवल है एंड 3rd फॉर स्टेट लेवल जो आपका है। और उसमें जो आपका स्टेट लेवल का सिलेक्टर होगा वो जो आपकी नेशनल सिलेक्शन टीम है उसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा और वो शख्स होगा उस स्टेट का कोच होगा। जी, आपसे थोड़ा सा बाद में पूछना, मुझे पता नहीं है ये एसोसिएशंस में भी हैं कोच या क्या सिस्टम है वहाँ पे? हर एसोसिएशन का अपना कोच है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरा सवाल है, जिस तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, बात वो ये हो रही है कि अब ये होता है कि आपकी जो 6 स्टेट्स हैं, तो 6 आपके सिलेक्टर होंगे और एक उनके ऊपर आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। अब फ़ायदा ये नज़र आता है कि ये जो 6 अफराद हैं, चूँकि इनकी अपनी टीम्स मैच खेल रही हैं, तो ये वाला जो एक परेशानी पहले आती थी कि हम उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में नहीं देखते थे, सिर्फ स्टैट की बुनियाद पर टीम बनती थी। अब ये है कि अगर 2 टीमों का मैच हो रहा है तो 2 सिलेक्टर एज अ कोच वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे ग्राउंड पे ज़ाहिर है कि एक वक्त में 6 टीमें अगर बैक वक्त भी खेल रही हैं तो 6 के 6 सिलेक्टर वहाँ पर मैदान में मौजूद हैं। और फिर यहाँ पर एक दिलचस्प कंपटीशन ये भी बनाया गया कि एक टीम, लेट्स सपोज आपकी सेंट्रल पंजाब है और एक आपकी जो सदर्न पंजाब है, ये अब दोनों के कोचेज़ के अपने अपने खिलाड़ी माइंडसेट में होते होंगे। वो मुखालिफ टीम की वीकनेस को भी परख रहे होंगे, उनकी टफनेस को भी देख रहा होगा एज अ कोच। सेम चीज़ इस साइड के लिए उस साइड का कोच देख रहा होगा। तो जब ये सारा डाटा गैदर हो के सिलेक्शन कमेटी में जाता होगा तो वहाँ आप क्या समझते हैं कि स्टेट से बात आगे बढ़ती हुई नज़र आती है या अभी भी वही जो हमारे यहाँ पुरानी सिलेक्शन थी कि हमने जिसको चाहा ले आए, जिसको हमने पसंद नहीं किया उसको टैलेंट के बावजूद छोड़ दी? क्या समझते हैं? ऐसे तो करप्शन बढ़ गई है। और अच्छा, नीचे से लेके ऊपर तक अब करप्शन का रास्ता खुल गया। सबसे पहली करप्शन सिफारिश करेगा एसोसिएशन का कोच, अपना फेवरेट लड़का खिलाएगा, भतीजा खिलाएगा, अपना भांजा खिलाएगा। यार ये तेरा भतीजा है ना, कोई उसका दोस्त है, चलो भाई। ऊपर आ जाएगा, फेवरेटिज्म तो होता है ना, क्लास में एक स्टूडेंट अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। आप भी टीचिंग कर चुके हैं, आपको पता है, तो वो आगे नाम लिख के देगा। आप काफ़ी ना ऑफ द कैमरा स्टोरीज ऑन द कैमरा कर जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद वसीम ने देखने स्टैट्स। अच्छा, अब सुभान भाई, मोहम्मद वसीम को इतना टाइम तो नहीं है ना ताकि वो सारे स्टैट खंगालें। स्टैट्स को चेंज भी किया जा सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए ये तो वो वाली बात है ना कि अगर हम कसम उठा लें कि हमने सिर्फ इस सेटअप की बुराई ही करनी है। हमारा कल्चर है सुभान भाई। ना मेरी बात हमारी, एक मिनट ना, मैं थोड़ा हमारे दफातर के हालात हैं, देखें, समझ रहे हैं बात? मैं थोड़ा सा ना, मैं सवाल को क्लियर कर दूं। देखें, नेगेटिव इम्पैक्ट में या नेगेटिविटी की हम बात करें तो हम जितना लिताड़ सकते हैं सिस्टम को लिताड़ देंगे। कोई मैं तो सिस्टम लिताड़ने आया हूँ। सुन लेना, बात तो आगे चलें जी। अच्छा, बात ये हो रही है कि अगर हम ईमानदारी की बात करते हैं ना, एक तो ये होता है ना कि हम नीयत से खोटे, नीयत के जो हम खोट है हमने नहीं चलने देना। एक ये होता है कि इसमें से कुछ प्लस पॉइंट शायद हमें मिलते हों, हम उस सेंस में बात कर रहे हैं कि अगर ईमानदारी से कोचेज, ठीक है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिसको पर्सनल लाइक किया जा रहा है क्या वो टैलेंटेड भी है या नहीं है। अगर वो टैलेंटेड है तो उसके बाद अगर उसको पर्सनल लाइकिंग पर टीम में लिया जा रहा है तो इट्स ओके। थोड़ा सा अब आप इमामुल हक की बात करेंगे। आपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। आपने कहा वो टैलेंटेड भी है या नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर दें मेरी खातिर थोड़ा सा। आप कहें वो इमामुल हक है या नहीं है। चले, मैंने अभी जिस तरह कहा कि आपने फौरन इमामुल हक की बात करनी है। आप टैलेंटेड बोलें या इमामुल हक बोलें, ये दोनों लफ्ज़ का मतलब एक ही है। देख, हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके टैलेंट पर तो किसी को कोई वेरी रियली टैलेंटेड ओपनर। 50-100 करेंगे टेस्ट में वो। चलें, जहाँ उनको मौका मिल रहा है वहाँ
तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनको करने दें परफॉर्म, उनकी टांगे ना खींचें। आप उनका ये कसूर नहीं है कि वो इमामुल हक के भतीजे हैं तो आप उनका जो है वो सत्यानाश हर वक्त आप किए रखें। टैलेंटेड बोलेंगे तो मैं समझूंगा इमामुल हक बोल रहे हैं, आप इमाम बोलेंगे मैं टैलेंटेड समझ जाएगा। चलें ठीक है, ये अब आपकी अपनी समझ है। जी, बात मैं ये कर रहा था कि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो क्या अगर एक आधी पर्ची चल भी जाती है तो बाकी जो आपका एक सेटअप है उसमें ये सेटअप इम्प्रूवमेंट वाला नहीं है, क्योंकि पहले सिर्फ स्टैट थे। अब हकीकी परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर कोचेस देख रहे हैं, और अगर वो ईमानदारी से करें ना तो पिछले सेटअप में ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपके मैचेस ऑन एयर तो होते नहीं हैं। मैं जितनी मर्जी ईमानदारी कर लूँ, मैं उस ग्राउंड के खिलाड़ियों का बता सकता हूँ, बाकी मैं परफॉर्मेंस स्टैट के देख के बताऊँगा। अब तो आप हर मैच खुद देख रहे हैं ना। जुबान भाई, यूज़ करो तो बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ ना करो तो बहुत बुरी चीज़ है। ये तो इंसान की अपनी टोटली नीयत पे डिपेंड करता है कि उसकी नीयत, कोच की नीयत कैसी है और स्टेट कोच की नीयत कैसी है। अब जो आगे स्टेट भेजता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर यूज़ करो तो अच्छी चीज़ है। अच्छा चलें, अभी चूँकि काफ़ी वक्त हो चुका है तो जाते जाते थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो मैं आपसे अगर राय मांगी जाए या एक्सपर्ट ओपिनियन आपका माना जाए कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी जिस तरह की साइकी है पाकिस्तानियों की या इससे नेशन के लिए वो सूटेबल हो सकता है। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्ट्रक्चर था, बेरोज़गारी की हद तक तो ठीक है वो कारआमद था। अगर आप क्वालिटी या परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 15 साल में उस स्ट्रक्चर के साथ जो कुछ हम देख रहे हैं उसके नताइज वो भी कोई खातिर खा नहीं थे। तो उसी सेटअप को दोबारा लेकर आना भी तो फिर नुकसानदेह होगा कि जिसको छोड़कर आप नई तरफ आए। तो क्या समझते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की जगह हैं जहाँ पर चेंजिंग की ज़रूरत है? वहाँ पे सेटअप आपको लाना पड़ेगा वापस। इस मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, 24 करोड़ तो एस्टिमेट अब तो बढ़ चुकी है। आपको सेटअप जुबान में लाना पड़ेगा, प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, मैचेस को टेलीवाइज करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। सुभान भाई, कायद आज़म ट्रॉफी हमारा बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट, जब रीजन्स और डिपार्टमेंट आपस में टकराते थे वो वाकई वो उसमें क्वालिटी नज़र आती थी। अच्छा, फिर अब आपने बेहतरी करनी है ना, पिचेस चेंज करें, आप बॉलिंग बॉल्स चेंज करें, बैट चेंज करें, मेयार बेहतर बनाएं, ग्राउंड्स को बेहतर करें। सुभान भाई, इन चीज़ों में बेहतरी आती है, टीमों को ख़त्म करने से बेहतरी नहीं आती। आपने अब आप लेवल ऊपर करें। अब आपकी 50 साल पहले की पिचेस बनी हुई हैं। अच्छा, आप मौसम को देख के टीमें बनाएं। यहाँ पे कुछ मैचेस रखें भाई, यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग को भाई हेल्प मिलेगी, यहाँ पे हमने घास छोड़नी है, यहाँ पे बैट्समैन टेस्ट होगा, यहाँ पे बॉलर टेस्ट होगा, एबटाबाद में इनका ये टेस्ट होगा, यहाँ फील्डिंग टेस्ट होगी। सुभान भाई, इस चीज़ से बेहतरी आएगी, टीमों को खत्म करने से बेहतरी कभी नहीं आएगी। अच्छा, आपको वापस जाना पड़ेगा सिस्टम। अच्छा चलें, ये तो हो गया कि उसी सेटअप को ही इम्प्रूव की ज़रूरत है। इस सेटअप के साथ हम नहीं का उसको सोच बिल्कुल सकते। नहीं। अच्छा, मेरे जहन में एक इसका अक्सर थ्योरी जब मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ या इसको सोचता हूँ या इस पर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एक मुमकिन हल जो जहन में आता है, मैं आपसे उसके ऊपर राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपनी प्रोविंशियल क्रिकेट को वैसे ही रखें जैसे 6 स्टेट मौजूद हैं। जी बिल्कुल होने दें। ताहम हर एक स्टेट के अंदर दोबारा रीजनल टीमों को बहाल कर दें और डिपार्टमेंट को कहें कि वो इन टीमों को ऑन करे। जहाँ बेरोज़गारी का मसला है ना, क्योंकि रीजन तो हमें कमा कर नहीं देते, डिपार्टमेंट ने देनी। हम जितने हमारे 16 डिपार्टमेंट थे, 16 हमारे रीजन थे, हम डिपार्टमेंट को कहें कि वो इनको ऑन करे ताकि इनका जो पैसे का मसला है वो डिपार्टमेंट जो हर डिपार्टमेंट की एक टीम हो। जैसे PSL में हम देखते हैं कि जो हमारे 6-8 बड़े लोग हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया, टीमें ख़रीद ली हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो कि प्रोविंशियल क्रिकेट हो। पहले स्टेप में मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। पहले स्टेप में प्रोविंशियल क्रिकेट हो, यानी कि प्रोविंस की टीमें आपस में, पंजाब की सारी टीमें आपस में खेलें, सिंध की आपस में, और उसके बाद उनके फाइनलिस्ट टीमें, यानी कि अगर आपके 4 प्रोविंस और 2 आपकी स्टेट टीमें हैं, वो 6 टीमें जब ऊपर आ जाएं वो एक अलग से ट्रॉफी खेल लें। इसमें ये होगा कि टॉप के ऊपर, बॉटम के ऊपर एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, मैचेस बढ़ जाएंगे, और प्लस ये कि डिपार्टमेंट को ऑन करने से आपका इनकम का जो मसला है वो भी हल हो सकता है। क्या समझते हैं, अगर इस टाइप के सेटअप को सोचा जाए तो ये हल हो सकता है? इस टाइप का सेटअप अगर सोचना तो फिर आपको नीचे शुरू करना होगा, स्कूल से शुरू करना होगा आपको। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लब, एसोसिएशन, रीजन, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट इनको ऑन करता है तो आपको जैसे कहते हैं सिक्के की तरह स्ट्रॉन्ग करना,
आपको वैसा करना पड़ेगा, आपको नीचे लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्कूल से बच्चे उठाने पड़ेंगे, उनको ग्रूम करना पड़ेगा क्रिकेट के लिए, आपको देखना पड़ेगा उनके माँ बाप को जैसे सिक्योर करते हैं कि आगे इसका ये कैरियर होगा, ये होगा, देखना ये होगा, ये ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि अगर उनको स्कूल लेवल पर ही स्कूल लेवल में जाना होगा, अगर ये सिस्टम चलाना है अगर डिपार्टमेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि अगले 5 साल के लिए इसका जितना भी स्पोर्ट्स का खर्चा है, इसकी मेंटेनेंस का, इसकी ग्रूमिंग का जो खर्चा है वो डिपार्टमेंट खुद ऑन करेगा। फिर सिर्फ डिपार्टमेंट अकेले तो नहीं है ना, अब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा एक सिस्टम आ गया है, एक कंसेप्ट आ चुका है। तो आपको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, डिपार्टमेंट को इजीली मिल जाते हैं स्पॉन्सर भी। तो आप उसी वक्त से उसका जो फ्यूचर है वो सेव कर दें। अगर इनकम के हवाले से तो उसकी तो सारी तवज्जो बचपन से स्टडी के बाद क्रिकेट पे आ जाएगी। तो वो उसकी जो उसकी उस लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट होगी वो फिर ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। तो आप बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि ये इसका मुमकिन हल हो सकता है। अगर आपने ये सिस्टम चलाना है ना, आपको नीचे जाना होगा। अगर आपने ये सिस्टम, आप ये नहीं कि आप ऊपर से ये सिस्टम चलाएं तो ये सक्सेसफुल नहीं, ऐसा नहीं होगा आपको। क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया यही है ना कि जो खिलाड़ी टॉप लेवल पर आते हैं वहाँ कोचिंग हो रही होती है। मतलब NCA में कोचिंग होने का क्या कंसेप्ट है, जो खिलाड़ी टीम में खेल गया अब वो कोचिंग की ज़रूरत है, उसको जो मेंटोरिंग की ज़रूरत है। और अंडर 19 लेवल पर कोई काम करने को तैयार नहीं है, अंडर 17 पे कोई जाता नहीं है कोचिंग पे। हाँ जी, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद प्लेयर ऊपर जाएगा, उसको पता होगा अब मैं सिक्योर हूँ तो अब मैं खेल सकता हूँ, उसको पता होगा डिपार्टमेंट मुझे ऑन कर रहा है, रीजन से मैं खेलूंगा, तभी ये सिस्टम चलेगा। अदरवाइज दिस सिस्टम इज टोटली फेल। और छोटी सी बात, अगर टाइम नहीं है तो आपको इंडिया कंपैरिजन करके बताता हूँ। मेरी काफ़ी रिसर्च है इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, तो अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह फिर आने वाले प्रोग्राम में हम इसको, बल्कि एक आने वाले वक्तों में हम एक कंपैरेटिव प्रोग्राम ही इसके ऊपर कर लेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया डोमेस्टिक और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक करेंगे बीच में, फिर श्रीलंका को कंपैरिजन करेंगे साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आने वाले हम इसको इंशाल्लाह इसको अपने टॉपिक में जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से मुतल्लिक आपकी कोई भी तजवीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.